जी, करिए। अ, स्वागत है आप सबका। नमस्कार। और मैं राजेश रंजन, सोशो लीगल लिटरेरी का संस्थापक संपादक, आज एक स्पेशल इंटरव्यू, बहुत ही खास इंटरव्यू में आपका स्वागत करता हूँ। खास इस मायने में कि इससे पहले हमने कभी इस मुद्दे पे बात नहीं किया था जिस पे बात करना चाहिए। हमने लिखा बहुत था अपने ब्लॉग और अपने फोरम्स के जरिए, लेकिन कहा जाता है कि जो दर्द है उसको अगर कोई दूर से आवाज देता है तो वो बहुत दिखता नहीं, लेकिन अगर दर्द उस जगह से ही आए जिसने बहुत नजदीक से देखा है तो वो शायद आवाज सार्थक होती है। ऐसे ही आवाज को सार्थक करने के उद्देश्य से मैं हमारे फोरम के साथ बात करेंगे आज अनुराधा भसीन मैम से। अनुराधा भसीन मैम वरिष्ठ संपादक हैं, संस्थापक संपादक हैं कश्मीर टाइम्स के, बहुत ही रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं वायर, स्क्रॉल और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म और मंचों का। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि वो बीते 1 साल में जो मानवाधिकार के मुद्दे हैं भारतीय लोकतंत्र में और खासकर कश्मीर के मुद्दों पे बहुत ही वोकल रही हैं, बहुत ही मुखर रही हैं और मानवाधिकार को आगे लाने में एक बड़ी आवाज रही हैं। स्वागत है मैम आपका। शुक्रिया, थैंक यू। मैम मेरा पहला सवाल ये है कि जो संवैधानिक फंक्शनरीज होते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज कहते हैं अंग्रेजी में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, संवैधानिक विश्वास की एक कुंजी होते हैं। आप कैसे देखते हैं मैम इसको 370 के, जो अनुच्छेद 370 था हमारा, उसके संबंध में कि जो एक सोवरेन कमिटमेंट था भारतीय संविधान का उस समय के भारतीय नेताओं का जम्मू कश्मीर के राज्य से, वो जो पुल थी जो जिसे जोड़ती थी हमें कश्मीर से, वो अनुच्छेद 370 ही था। बीते 1 साल हो गए अनुच्छेद 370 को खत्म हुए, अभी 2 दिन पहले ही। राजनीतिक समावेश का ना कोई कोशिश है, ना ही मुख्य धारा के राजनेताओं को छुड़ाने की कोई कोशिश है, उनको छोड़ने की कोई कोशिश है। लोगों के, नागरिकों के अधिकारों को वापस रिस्टोर करने की कोई कोशिश नहीं है। आपको लगता है कि क्या एक संस्थागत सूनापन है, जिसे हम अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशनल डेफनेस कहते हैं, क्या एक संस्थागत सूनापन है कश्मीर के मुद्दों को लेकर? वास्तव में अगर मैं कहना चाहूँ तो मुझे लगता है कि माफ करो कश्मीर का जो एक नारा है वो पूरे भारत में फैलना चाहिए और एक प्ले कार्ड लेके लोगों को कहना चाहिए, माफ करो कश्मीर, हम तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? भारतीय लोकतंत्र का जो ये संकट है, अभी प्रोफेसर जिन्सबर्ग ने इसे डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग का नाम दिया है कि भारतीय लोकतंत्र एक गहन संकट से जा रहा है। क्या ये संकट उस बदलाव से आता है जो कश्मीर में हमने बीते 1 साल में देखा? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरी तरह से तो नहीं कश्मीर से आता है, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो आज भारतीय डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को जो खतरा है, वो जो कश्मीर में जिस किस्म के एक्शन पिछले साल लिए गए, उसकी वजह से है। कश्मीर जो है, वो भारत की सोल था। वो इसलिए क्योंकि वो एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट रही है हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का जो सेक्युलरिज्म का नारा है, वो उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो जब आप एक ऐसा एक्शन लेते हैं, उस एक्शन में वहां के लोगों की राय शामिल नहीं है, बल्कि उनको हिरासत में लेकर, उन पे जोर जबरदस्ती कर कर, उन पे पाबंदियां लगाकर, उन पे कई किस्म के प्रतिबंध लगाकर, उसके बाद ये नतीजे लिए गए हैं। तो ये भारतीय प्रजातंत्र के लिए एक बहुत बड़ा जो जो वीकन हुआ है, वो सिर्फ कश्मीर का लैंडस्केप नहीं है, कश्मीर की सियासत ही नहीं है, कश्मीर की राजनीति ही नहीं है। भारतीय सरकार ने इस किस्म के कदम लेकर, और जिस तरह से वो कदम लेकर, सिर्फ नींव जो है भारतीय प्रजातंत्र की कमजोर की है। हाँ, बिल्कुल जी सही कहा मैम। आपने। और जी अम्लान जी। जी जी, तो इसी से जुड़ के आपने एक तरह से एक पहल की, और इसके इसके जरिए आपने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, ये कहते हुए कि जर्नलिस्ट जो है, पत्रकार जो है, वो
सही तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनेट पे तमाम तरह की पाबंदियां हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं, और क्या वो प्रक्रियाएं रही या फिर क्या वो चीजें रही जो जिसने आपको ये याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया, और इस बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? अ, पहले तो हम 5 अगस्त को मैं जम्मू में बेस्ड रहती हूँ ज्यादातर। हालांकि मैं जम्मू और श्रीनगर के बीच में शटल करती हूँ। हमारे जो अखबार है उसके 2 एडिशंस हैं, एक जम्मू में है और एक श्रीनगर में है। और ज्यादातर अगर पिछले 30 साल से मैंने काम करना शुरू किया, और पिछले 30 साल से ही कश्मीर में बवाल शुरू हुआ, तो ज्यादातर जो खबरें हैं वो कश्मीर सेंट्रिक रहती हैं। तो और इसलिए भी वहाँ की जम्मू कश्मीर की जो सियासत थी वो हमेशा से कश्मीर डोमिनेटेड थी। पर लेकिन दूसरा चीज था कि जो मिलिटेंसी की वजह से और उससे उसके साथ जुड़े हुए कितने मुद्दे थे, उसके साथ जुड़े हुए जितने कॉन्सिक्वेंसेस उसके थे, उसका जितना फॉल आउट था, उसकी बड़ी कहानियां होती थी, ह्यूमन राइट्स को लेके होती थी, लोगों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, ये सब जो है ये डोमिनेट करता था न्यूज पेजेस को। तो जब 5 अगस्त को जब हम सुबह उठे तो एकदम से, उससे पहले कुछ दिनों से लग तो रहा था कि यहाँ कुछ होने वाला है, ये र्यूमर्स शुरू हो गए थे, ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है, और ये अंदाजा था कि कुछ कश्मीर स्पेसिफिक होने वाला है। तो सुबह हम हैरान हो जाते हैं जब हम पाते हैं कि जम्मू में भी पाबंदियां लगाई गई हैं, सेक्शन 144 है, कुछ एरियाज में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है, और इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट बंद है। तो कश्मीर में तो पूरा का पूरा यातायात सारा का सारा ठप था, एक फोन नहीं मिल रहा था। हमने कई फोन कॉल मैंने किए कुछ घंटों में लगाकर कई लोगों को, अपने पत्रकारों को, जितने अपने स्टाफर्स थे उनको, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सोशल मीडिया खोला जिसमें कश्मीरी बड़े डोमिनेटेड उनकी वो पोस्ट रहती हैं, एकदम खामोश। और कुछ घंटों में पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक एक डिसीजन लिया गया, और किस तरह से लिया गया उसका ये भी अंदाजा है कि उसका क्या रिएक्शन कश्मीर में हो सकता है। कश्मीर की एक हिस्ट्री रही, जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ा सा, कि जिस किस्म के हालात वहां पे रहे, तो अंदाजा ये था कि वहां के हालात बहुत खराब हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक पत्रकार का काम है इस किस्म की कहानियां लाना अपने रीडर्स के सामने, और हमें सिवाय जो सरकार हमें क्या सुना रही है कि ये हमने डिसीजन ले लिया है, वहां सब कुछ कंट्रोल में है, स्थिति सामान्य है, लोग वहां के खुश हैं, लोगों ने इसको कबूल कर लिया है इस डिसीजन को, तो ये कहीं बहुत अटपटा लग रहा था। और हो सकता है सही भी हो, लेकिन एक पत्रकार के नाते जब तक ये हम खुद ना देखें, अपने इन्वेस्टिगेशन करके और लोगों से बातचीत करके, तो तब तक तो हम इस राय पे पहुंच नहीं सकते हैं। तो एक ऐसे लगा जैसे पूरी पत्रकारिता पूरी फ्रीज में आ गई है। जो आवाजें हमें सुनाई दे रही थी सिर्फ जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की सुनाई दे रही थी, और वहां पे या खामोशी थी और या कुछ लोग तो खुश भी थे, क्योंकि जम्मू की जो पॉलिटिक्स हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स की रही है वो प्रो बीजेपी भी रही, कुछ पिछले कुछ साल से रही है। तो और बाकी जम्मू के जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वहां पे भी ना कोई फोन चल रहे थे, मोबाइल फोन नहीं चल रहे थे, इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो ये ऐसी स्थिति थी कि जहां मुझे लगा ये हम तो यहाँ बिल्कुल या तो चुपचाप करके बैठ जाएं और ये काम ही छोड़ दें, या आप स्टेनोग्राफर्स बन जाएं सरकार के। तीसरा रास्ता था इसमें लड़ा जाए, और किस तरह से लड़ा जाए, तो एक कानूनी तरीका रह गया था, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान पे मुझे यकीन है, हिंदुस्तान की अदालत पे उस वक्त मुझे बहुत यकीन था, तो इसलिए ये याचिका दायर की।
अब याचिका ये एक्सपीरियंस ये रहा कि 10 अगस्त को मैंने याचिका दायर की और हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, और ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ प्रेस के नहीं है कि प्रेस को बोलने की इजाजत दी जाए। प्रेस के साथ जुड़े हुए हैं लोगों के हकूक। जो प्रेस को पावर मिलता है वो लोगों का पावर होता है, वो लोगों को बिलोंग करता है, क्योंकि प्रेस का काम है लोगों की जो बात है वो करना, खास तौर पे पिछड़े हुए लोगों की, खास तौर पे जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जिन लोगों को कुचला जा रहा है, उन लोगों की बात करना और उनकी बात रूलर्स तक पहुंचाना। आवाम की बात जो है जो सरकार तक पहुंचाना, और उन दोनों ये जो एंड्स हैं इनको एक साथ लाना। और ये काम तो हम नहीं कर पा रहे थे। तो जो 5 महीने जो कोर्ट ने लगाए इसमें फैसला देते हुए, कि मुझे लगा कहीं ना कहीं एक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो कहीं किसी लेवल का जस्टिस तो डिनाई हुआ ही। वो 5 महीनों में क्या हुआ, वो क्या खामोशी थी, उस दौरान लोगों के साथ क्या गुजरी, क्या बीती, वो काम तो हम नहीं कर पाए अच्छी तरह से। उस बीच कुछ कुछ जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे वो वापस आ गए। लैंडलाइन फोन को रिस्टोर होते हुए 5-6 हफ्ते लगे, 2 महीने से ज्यादा लग गए। फिर मोबाइल फोन पार्शली आना शुरू हो गए, और 5 महीने के बाद जब कोर्ट का ऑर्डर आता है इंटरनेट के लिए, तो वो फैसला ऐसा था कि अब आज की डेट में हम जैसे कोर्ट को देख लें जिस तरह से फंक्शन कर रही है, उस हिसाब से एक अच्छा फैसला था, काफी अच्छा फैसला था एटलीस्ट। और वैसे भी अगर हम उसको एनालाइज करें तो पार्टली उसमें एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक चीज ये थी कि कोर्ट ने कहा कि जो एक्सेस टू इंटरनेट है वो फंडामेंटल राइट्स में शामिल होता है। पूरी तरह से अपहोल्ड नहीं किया, लेकिन इंटरनेट को बहाल भी नहीं किया। कोर्ट ने हालांकि कहा कि ये निंदा की सरकार की कि ये इतनी सख्त जो पाबंदियां हैं ये आप इतनी ज्यादा पीरियड के लिए, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन ये नहीं डिफाइन किया प्रोलॉन्ग्ड पीरियड क्या है। और अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा सरकार को ही कि अब आप रिव्यू करिए कि ये इंटरनेट को कैसे बहाल करना। तो उस पे आपने तो गेंद उन्हीं के कोर्ट में फिर डाल दी सरकार के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाते हैं न्याय के लिए, और सुप्रीम कोर्ट वापस सरकार को ही, जिसने इंटरनेट छीना है, और उन्हीं को कोर्ट में गेंद डाल देती है और कहती है कि अब आप डिसाइड करिए। तो उन्होंने अगले और 2 महीने लगा दिए आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट रिस्टोर करने के लिए। पहले 100 वाइट लिस्टेड साइट्स बनी, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते हुए फिर वो फायरवॉल्स हटे, और आज तक भी लेकिन ब्रॉडबैंड सर्विसेज चल रही हैं, थोड़ी स्लो स्पीड पे चलती हैं देन नॉर्मल, लेकिन चल रही हैं। और मोबाइल इंटरनेट जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2G सर्विस चल रही है, 4G नहीं चल रही है। और जैसे ही ये सब रिस्टोर हुए सिस्टम्स, जो आज की मतलब इंटरनेट का जो पार्शियली रेस्टोरेशन जो हुआ, तो ये कोविड का लॉकडाउन शुरू हो गया जो पूरे देश में था, और मेरा ख्याल है पूरी काफी दुनिया के कई हिस्सों में इस किस्म के लॉकडाउन हो रहे थे। और एक पूरी दुनिया में कहा जा रहा था वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, इस किस्म की कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। तो एक जम्मू कश्मीर है जो जहाँ पे हम ये पूरी तरह इसको लागू भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2G पे हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर सब्सक्राइबर्स जो है वो मोबाइल इंटरनेट पे रिलाई करते हैं, वो उनके पास ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं है। तो आपने ज्यादातर लोगों को तो डी बार कर दिया। अब 2G पे बहुत सारी क्लासेस नहीं हो पाती, 2G पे बहुत सारे काम नहीं हो पाते। तो ये एक बहुत दिक्कत है जो आज तक पेश आ रही। जी मैम, इससे आपने कहा कि ये अपने आप में एक थोड़ा, जब भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है उस हिसाब से एक ऑप्टिमिस्टिक जजमेंट था। मेरा सवाल ये है मैम कि ये जजमेंट मैंने भी पढ़ा है और मुझे ये प्रॉमिसिंग इन वर्ड्स ज्यादा लगता है
इन कंपेरिजन टू बनिस्बत तुलना में अगर हम करें कि इसका एक इफेक्टिव रेमेडी क्या हो सकता है, एक इसका समाधान क्या हो सकता है, उसकी तुलना में ये सिर्फ शब्दों से वादे किए गए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता या आप संतुष्ट हैं जजमेंट से? नहीं, संतुष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन वही देखते हुए कि आजकल कोर्ट किस तरह से कार्य कर रही है, उसमें कम से कम इन प्रिंसिपल कुछ लिखा गया है, और जिसके बेसिस पे आगे जो लड़ाई है, आगे की लड़ाई है, वो जारी रह सकती है। कि इंटरनेट को एक आम अहम जरूरत, एक जरूरत मानना, उसको एक लग्जरी नहीं माना है कोर्ट ने। कोर्ट का मानना है कि ये इससे आज ये रोजमर्रा की जरूरत है, तो एक वो जरूरी चीज है। दूसरा है कि सरकार इतनी पाबंदियां नहीं लगा सकती है। अब ये जरूरत है कि वो डिफाइन करें कि ज्यादा पाबंदियां क्या हैं और कितनी देर तक लग सकती हैं। अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, अब साल हो गया, साल भर में फुल्ली इंटरनेट नहीं रिस्टोर हुआ, तो क्या वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड नहीं है? मेरा ख्याल है ये लड़ाई एक जारी रखने की जरूरत है। दूसरा है कि आगे उसका इम्पैक्ट हो सकता है। आप देखिए, जब और ये सिर्फ जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ कश्मीर के लिए खतरा नहीं है, ये खतरा जो है पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए है। आपने अगर कुछ महीने पहले ही देखा होगा, जब एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुए, तो कई जगह पे इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो वही अगर प्रिटेक्स्ट, अगर खुली छूट मिल जाएगी, अगर एक ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बना हुआ कि आप नहीं कर सकते हैं ये, तो फिर तो बिल्कुल खुली छूट मिल जाएगी। आप कभी भी किसी का इंटरनेट हटा लो, किसी भी प्रिटेक्स्ट पे हटा लो, सिक्योरिटी रीजन बोल के, तो बहुत आसान है, आप सबको चुप करवा सकते हैं। जी जी इमरान। हाँ जी। तो ये तो बात हुई याचिका की। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बात हम इस पे भी करें कि जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता जो है, वो जम्मू कश्मीर के जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं वहाँ पे किस तरह से हो रही है और किस तरह से हुई आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। तो इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि जब ये हो रहा था तो कुछ दो श्रेणी के जर्नलिस्ट थे। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट थे जो जिनके पास एक्सेस था, जो स्टेट के तंत्र से बात कर सकते थे और उनके माध्यम से अपनी रिपोर्ट्स, अपनी स्टोरीज फाइल कर सकते थे। और कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट थे जिन्होंने बताया है, मतलब वो वायर हो चाहे न्यूज लॉन्ड्री हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा है कि हमको अपने जो स्टोरीज हैं वो पेन ड्राइव से भेजनी पड़ती थी, ह्यूमन कोरियर से। तो ये दो तरह के जर्नलिस्ट दिखाई पड़ते हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें सरकार एक तरह से चॉपर राइट्स दे रही थी, कंप्लीट एक्सेस दे रही थी। तो ये जो डिवीजन है पत्रकारों के बीच सरकार के आंखों में, इनको आप कैसे देखते हैं? डिविजन्स और भी हैं। मैं सबसे पहले शुरू करूंगी जो नॉन जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं और 24/7 बहुत सारे चैनल पे वो चलते रहते हैं। तो कई कश्मीरी लोगों ने बाद में बताया कि जब 5 अगस्त को, जब पिछले साल जब ये सारी पाबंदियां लगी और जो फैसले लिए गए, उनको कुछ नहीं पता था। वो अपने घरों में बंद थे, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, कई घरों में बिजली नहीं थी और केबल नेटवर्क काट दिए गए थे। तो जिन लोगों के पास डिश नेटवर्क नहीं था और केबल नेटवर्क पे रिलाय करते थे, 3-4 दिन तक वो केबल नेटवर्क नहीं चल रहा था। तो 3-4 दिन तक उनको पता नहीं था एग्जैक्टली कि क्या हुआ है। कुछ ने रेडियो पे सुना कि क्या हो रहा है, आगे नहीं पता है। तो वो शायद मेरे ख्याल से ज्यादा खुश नसीब थे जो रेडियो पे सुन रहे थे और टीवी नहीं था उनके पास, क्योंकि जिनके पास टीवी था वो शाम को बैठ के सिर्फ यही सुन रहे थे कि कश्मीरी कितना बेईमान है और कश्मीरी कितना एंटी नेशनल है, या कश्मीरी जो बाकी का कश्मीरी है वो कितने खुश हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट इसका होता है कि कोई और डिसाइड कर रहा है कि कश्मीरी क्या है और क्यों है और कैसे हैं, और एक कांस्टेंट ऐसा नैरेटिव बन रहा है देश भर में थ्रू दीज न्यूज चैनल्स जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। मैं उनको नॉन जर्नलिस्ट की कैटेगरी में लाऊंगी। दूसरी कैटेगरी आपने बोला वो चॉपर राइड्स वाली,
तो क्योंकि चॉपर राइट्स मिलती हैं तो दे आर ड्यूटी बाउंड की कुछ आप देख भी रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दें या उसको बैलेंस कर दें कि नहीं नहीं ये भी तो जस्टिफाई करना है चॉपर राउंड, तो वो उनके लिए कंपल्शन बन जाता है। बाकी रही 2 कैटेगरीज, हमारे लिए भी ये प्रॉब्लम थी। हम देख रहे थे, हमने बहुत ज्यादा उस अरसे में जब जम्मू में बैठ के मेरी पहली जब अपने ब्यूरो चीफ से बात हुई श्रीनगर में, वो 17 अगस्त के करीब, 16 या 17 अगस्त था, और वो मीडिया सेंटर फैसिलिटेशन सेंटर में गए थे। तो उन्होंने वहां पे जो एक फोन था जिसपे 200 लोग वो एक दूसरे से लड़ते थे और लड़ाइयां भी होती थी, और फोन करने के लिए 1 मिनट की फोन कॉल उसने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि ज्यादा बात नहीं हुई, और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हम देखते हैं हम कैसे यहाँ से स्टोरी भेजेंगे, लेकिन मुझे वो बात नहीं कर पा रहे थे। मैंने उनको हमेशा देखा है अपने ब्यूरो चीफ को, वो बहुत चहकते हुए बातें करते हुए, किस तरह लाइटर वेन में लंबी बातें करते हुए, नहीं, बिल्कुल वो खामोशी थी, एक जैसे मुझे लगा डर सा है उनके। तो बाद में डिस्कवर ये किया कि ये वो फोन कॉल जहां से वो होती है, वहां एक आदमी बैठता था, वो रजिस्टर लेके वो ये भी नोट करता था किसको फोन किया, किसने किया, ये सब डिटेल्स भी नोट होती थी। और जो काम हो रहा था वो कंप्यूटर्स पे हो रहा था, उन्हीं के कंप्यूटर्स पे हो रहा था। तो कुछ दिनों में हमारे स्टाफर्स ने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा काम करना शुरू किया, लेकिन भेज कुछ नहीं रहे थे। वो वही भेज रहे थे जो हमें ऑलरेडी पता था, या कुछ खास नहीं था इतना। बड़ी स्केची सी स्टोरीज थी, बहुत खोखली सी स्टोरीज थी। फिर भी हमने प्रेशर नहीं डाला, अंडरस्टैंडिंग कि उनके ऊपर क्या प्रेशर्स हैं, क्योंकि आप एक डर के माहौल में काम कर रहे हैं। आप जब काम कर रहे हैं आपको पता है 10 लोग और देख रहे हैं, उसके अलावा ये सरकारी कंप्यूटर हैं जो हम पे सर्वेलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं हम ये चीज नहीं लिखे। तो कई जैसे ये बाहर से जितनी ऑर्गेनाइजेशंस आई, वायर या न्यूज लॉन्ड्री का आपने नाम लिया, कि वो पेन ड्राइव्स में भेज रहे थे। पेन ड्राइव्स में कई जर्नलिस्ट ने ये भी बोला कि पेन ड्राइव्स उनकी गुम भी गई रास्ते में, क्योंकि क्या होता था वो पेन ड्राइव्स में भेजना, उन्हें एयरपोर्ट इमीडिएटली जाना, और एयरपोर्ट से फिर कोई जहाज में जा रहा है तो उसको पकड़ा देनी, ये मेरे ऑफिस में ऑफिस वाला कलेक्ट कर लेगा। बट पेन ड्राइव्स इसी तरह से आप स्ट्रेंजर्स को पकड़ा रहे हैं तो वो गुम भी जाती थी कई। दूसरी चीज थी, कई जो और बड़े इदारे थे जैसे फॉरेन मीडिया के, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स, फॉरेनर्स को तो अलाउड नहीं था, लेकिन इंडियन जो उनके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं उनके पास अच्छे रिसोर्सेज होते हैं। तो उन्होंने कहा हमने तो रोज की टिकट ली हुई थी, रिटर्न टिकट, कि अगर ये पेन ड्राइव का एक कोई रिलायबल इंतजाम नहीं होएगा तो हम शाम को वापस फ्लाइट में चले जाएंगे, स्टोरी फाइल करेंगे, कल फिर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह के भी अरेंजमेंट्स थे। उस बीच में आप हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल था ये इस किस्म का सिस्टम वर्कआउट करना, हमारे रिसोर्सेज उतने नहीं थे। अब हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहां पे थे उनको ये भी दिक्कत पेश आ रही थी कि इतना ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस के माहौल में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ये छोटी छोटी सी चीजें थी जो एक प्रॉब्लमेटिक थी। अब हम जम्मू से स्टाफर्स भेजते वहां कवर करने के लिए, वो भी उतने रिसोर्सेज हमारे पास भी नहीं थे। तो मेरे ख्याल है उसमें एक क्लास एक अलग से भी क्रिएट हो जाती है, बिकॉज एक जो छोटा मीडिया है, रीजनल मीडिया है, वो compete इस किस्म की सिचुएशन में बिल्कुल ही नहीं कर पाता। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता जो वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने काफी बहादुरी का सामना किया, बहुत चैलेंजेस फेस करते हुए फिर भी कुछ कहानियां लाई, और हमें एक कम से कम एक ट्रेलर दिखाया कि वहाँ हो क्या रहा है। मैम इसी बात को पत्रकारिता पे ही बात करते हुए, एक तरफ सुजात बुखारी की हत्या, दूसरी तरफ जो हम देखते हैं एंटी टेरर लेजिस्लेशन, जो दिखता है हमें कि आप एंटी टेरर लेजिस्लेशन के जरिए आवाज को चुप कराना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पत्रकारिता का स्पेस है कश्मीर में उसी तरीके से सिकुड़ गया है जैसे राजनीतिक स्पेस सिकुड़ गया है? सिर्फ रैबिड वॉइसेस को दोनों तरफ एक आवाज जगह दी जा रही है, इसके अलावा
जो हम देख पाते हैं वो ये है कि सवाल इसी इर्द गिर्द है मैम कि क्या वो जर्नलिज्म का जो स्पेस है वो पॉलिटिकल स्पेस की तरह ही हो गया है वहाँ। पॉलिटिकल स्पेस तो बिल्कुल ही खामोश है इस वक्त, और मेरा ख्याल है जो हमारे पत्रकार हैं कश्मीर में बैठे हुए, उन्होंने फिर भी लड़ाई जारी रखी है, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। उनमें से सारे नहीं, काफी सारे जो हैं उन्होंने एक सेल्फ सेंसरशिप इख्तियार कर ली है, लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट, अब अगर आपको कहीं से पता चला है कि जो सरकार आपको बोल रही है वो झूठ बोल रही है ग्राउंड रियलिटीज के बारे में, तो वो पत्रकारों की वजह से पता चला है। और ये जो आज के जो जो सियासी लीडर हैं, जितने राजनीतिक लीडर जितने हैं, वो तो खामोश ही बैठे हैं, वो तो अभी तक नहीं बोल रहे हैं कुछ। अगर अब बोलना शुरू हुए आहिस्ता आहिस्ता कोई भी, क्योंकि वो तो बहुत पॉलिटिकल लोग हैं, उनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव होता है, कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि धारा 370 को क्यों हटाया, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। हालांकि उनकी पॉलिटिक्स पिछले 70 साल में इसी के इर्द गिर्द रही कि कश्मीर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, वहाँ की ऑटोनॉमी, वहाँ का स्पेशल स्टेटस, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो उसके बावजूद वो नहीं बोल रहे। लेकिन मैं कहूंगी पत्रकारिता में ये एक सबसे मुश्किल दौर है, सबसे मुश्किल। हमने 90 का दौर भी देखा, जबकि बंदूक होती थी और एक फिजिकल टेरर होता था। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्स की भी बंदूक होती थी, एक तरफ मिलिटेंट की तो बंदूक बहुत ही खतरनाक होती थी कि कई बार वो दफ्तरों में घुस आते थे, अखबार के दफ्तरों में, और डराते धमकाते थे कि अगर ये जो हमारा बयान है इसको बिना एडिट किए हुए छापना है, और अगर हम छाप दें तो वो तो अगले दिन सिक्योरिटी वाले पीछे पड़ जाते थे, कोई आर्मी वाला आ जाता था। वर्ड क्या यूज करना है, मिलिटेंट करना है कि टेररिस्ट करना है, फॉरेन मिलिटेंट करना है कि गेस्ट मिलिटेंट करना है, ये इस पे बहुत ज्यादा वो लड़ाई रहती थी। और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता, इवन फॉर वर्ड्स, यूज ऑफ वर्ड्स, जर्नलिस्ट ने अपना दिमाग लगा के ढूंढा और आगे बढ़े। कई जर्नलिस्ट मारे गए, कईयों को जेल हुई, कईयों को मारा पीटा गया, अलग अलग किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेकिन उस टाइम पे आपको एक स्टेट पे विश्वास था, आपको स्टेट के इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास था। आज की डेट में वो नहीं है। अगस्त 5 के बाद जर्नलिज्म जो है वो एक बहुत ही मुश्किल दौर से इसलिए गुजर रहा है क्योंकि आज की डेट में हमें स्टेट पे विश्वास नहीं है, स्टेट एक्सेसिबल ही नहीं है। हमें मसलन कोई स्टोरी करनी होती, कोई रिपोर्टिंग करनी है, कोई भी अफसर बोलने को तैयार नहीं है। जो भी बोलेगा ऑन कंडीशंस ऑफ एनोनिमिटी बोलेगा, वो भी बहुत मुश्किल से मिलेगा एनोनिमिटी पे। और वो एक ऑथेंटिसिटी नहीं प्रोवाइड करता है किसी भी रिपोर्टिंग को। आपको एक रिपोर्ट को ऑथेंटिक बनाना है, और अगर आप बिना उनके वर्जन के छाप देते हैं, आप उनको मैसेज भेजते रहे। और मेरा खुद एक्सपीरियंस रहा है, मैं अभी हाल ही में मीडिया पॉलिसी बनाई, और मीडिया पॉलिसी के तहत सरकार के पास ही सारे हक हैं जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बैठे हुए अफसर डिसाइड करेंगे फेक न्यूज क्या है, एंटी नेशनल कौन सा कंटेंट है, प्लेजरिज्म क्या है, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि किसके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल चार्जेस कहाँ लगने चाहिए, किस अखबार को बंद होना चाहिए, किसको खुला रहना चाहिए। और साथ में ही मीडिया पॉलिसी का उन्होंने जो एम बताया वो ये है कि जो सरकार का पॉजिटिव जो चीजें कर रही हैं वो लोगों तक पहुंचाना। तो ये तो पत्रकारिता का काम ही नहीं है। पत्रकारिता का काम है कि जो पावर में है उनके साथ सच बोले, उनसे सवाल करें। तो अगर मैं मीडिया पॉलिसी पे लिख रही थी, तो मैंने जितने आला अफसर जो कंसर्न्ड हैं उनको सबको कांटेक्ट किया, किसी ने फोन नहीं उठाया, मैंने मैसेजेस भेजे, 4 दिन मैंने वेट किया, मैंने सवाल भेजे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये और मैं पॉलिसी पे भी नहीं पूछ रही थी कि ये आपने क्यों लागू की या क्या लागू, ये किस तरह आप करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर बनने वाला है इसमें, ये सवाल थे। तो कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स खुद भी डरे हुए कि हम कुछ गलत ना बोल दें, या आउट ऑफ एरोगेंस नहीं बोलते। तो अगर हम
उनके वर्जन के बिना चला देते हैं, तो वो फेक न्यूज का केस बना देते हैं। इस किस्म के केसेस, पिछले साल एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया 5 अगस्त से 2-3 दिन पहले, काजी शिबली, 9 महीने वो जेल में रहे, और अभी हाल ही में फिर उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया। उनको पहले अरेस्ट किया पीएसए के तहत। पीएसए एक जम्मू कश्मीर का कानून है, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप जम्मू कश्मीर के सारे कानून खत्म कर रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को बराबर करना है बाकी के हिंदुस्तान से, तो जितने एंटी पीपल लॉ हैं उनको वहीं का वहीं रखा हुआ है। जिस तरह, जिसमें एक पीएसए कानून है जिसमें आप 2 साल के लिए किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वजह के, और बहुत सारे केसेस ये क्वाश हो जाते हैं, पर लेकिन उसके बावजूद वो लोग अरेस्टेड रहते हैं। तो 9 महीने के बाद जब उसको छोड़ा, अभी दोबारा एक पकड़ लिया है, अब नया केस डाल दिया है, सीआरपीसी 107 के अंडर उसको अरेस्ट कर लिया है। तो ये एक 3 जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, एक के अगेंस्ट फेक न्यूज के चार्ज लगे थे अप्रैल में, 2 के अगेंस्ट एंटी टेरर चार्जेस लगे हैं यूएपीए के अंडर फॉर देयर फेसबुक पोस्ट, फॉर, एंड वो कहते हैं कि हम सिर्फ अपना जो काम है वो शेयर कर रहे थे। तो ये इस किस्म का जो एक डर का माहौल है वो बढ़ता जा रहा है, और ये कांस्टेंट डर जो है, जब हम काम कर रहे हैं ये डर हमारे दिमाग में रहता है, ये जो भी हम लिख रहे हैं ये ऐड होता जाएगा, जो भी हमारा डोजियर बन रहा है। जी, तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि इस समय जब तमाम पहचान जो है उसका राजनीतिकरण हो रहा है, कश्मीर से पहले से ही बहुत इश्यूज रहे हैं इस बारे में कि पहचान जो है, आप कश्मीरी पंडित हैं, आप कश्मीरी हैं, आप डोगरा हैं, ये जो पहचान है इनका एक तरह से राजनीतिकरण हुआ है। तो इस स्पेस में जर्नलिस्ट की जो भी पहचान रहती है वो उसकी रिपोर्टिंग को किस तरह अफेक्ट करती है या उसके परसेप्शन को किस तरह अफेक्ट करती है? मैं जी, नहीं नहीं, इस पे अगर कुछ बात। देखिए, आइडियली जर्नलिस्ट की पहचान नहीं होनी चाहिए, मतलब पहचान अपनी निजी जिंदगी में हो सकती है, लेकिन जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक पत्रकार हैं। आप ना आप किसी धर्म को बिलोंग कर सकते हैं, ना आप किसी जाति के हो सकते हैं, ना आप किसी स्टेट के हो सकते हैं, ना आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को लेके हो सकते हैं, ना आप किसी देश के हो सकते हैं। तो आई थिंक फेयर और बेस्ट रिपोर्टिंग तभी होती है जब आप इन चीजों से हटके आप रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन पत्रकारिता में 2 चीजें हैं, आती हैं। एक आती है रिपोर्टिंग, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, जिसमें कहीं आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, अपनी जाती आइडेंटिटी, अपनी जाती कोई राय। लेकिन दूसरा आता है कमेंट। तो फैक्ट्स आर सेक्रेट हम कहते हैं, और कमेंट इज फ्री। कमेंट इज फ्री, कमेंट जब आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटीज रिफ्लेक्ट करेंगी। मसलन आप किस निगाह से किस चीज को क्या देखते हैं, आप किस आइडेंटिटीज, मैं अगर जेंडर के बारे में लिख रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी अपनी जेंडर सेंसिटिविटी वो कहाँ से आई है, बहुत हद तक एक अपनी आइडेंटिटी की वजह से हो सकता था। पहली कॉन्शियसनेस तो वहीं से थी। अब हो सकता है मेरा अगर दूसरा जेंडर होता तो क्या मैं इस इतनी सेंसिटिविटी से औरतों के बारे में सोचती या नहीं सोचती, ये दूसरी चीज है। क्योंकि मैं औरत हूँ तो एक वो ज्यादा स्ट्रांगली मैं फील करूंगी। मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मैं ह्यूमन राइट्स में बिलीव करती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लेख में आएगा जब मैं अपना ओपिनियन लिख रही हूँ। तो लेकिन वो उससे आप इतना हैमस्ट्रंग नहीं हो सकते आइडेंटिटी से, आप कैरिड अवे नहीं हो सकते। आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो बेसिक फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए। जी, जी, इसी के साथ हम अलविदा लेंगे मैम से, और बहुत अच्छा लगता है थैंक यू। जब आप ऐसे मुखर आवाज से बात करते हैं। और जैसा मैम ने भी पूरे संवाद के दौरान ये बात कही कि बहुत मुश्किल दौर है, न सिर्फ पत्रकारिता के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए। और लोकतंत्र और पत्रकारों की जो भूमिका है वो बहुत हद तक जुड़ा हुआ है।
हमें जरूरत है मैम आप जैसे आवाजों को और सुनने की और मुखर होने की और बात करने की। जल्दी हम इसे अपने यूट्यूब पे भी रखेंगे, आप जरूर सुने और मैम को पढ़ें। अभी बीते 2 दिन पहले बीबीसी में बहुत अच्छा लेख था मैम का, जो इसी सब विषयों से जुड़ा हुआ था। इसी के साथ हम अलविदा लेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपसे बात करने के लिए। शुक्रिया।